Hello friends, myself Dr. M.K. Gopru, Department Mathematics, Government College Ajmer। आज हम डॉपलर इफेक्ट का अध्ययन करें। पूर्व क्लासों में आपने डॉपलर इफेक्ट को पढ़ा होगा, समझा होगा और वहाँ आपको साउंड वेव्स के रेफरेंस में इस चीज का अध्ययन किया। आपका अध्ययन साउंड वेव्स के रेफरेंस में था। अब प्रैक्टिकली बात करें तो साउंड वेव्स की जो पिच है, हम प्रैक्टिकली बात करें तो साउंड वेव्स की पिच जैसे यहाँ से साउंड इमिट हो रही है और इस तरफ आ रही है और एक ये ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, जैसे जैसे पास आते जाते हैं, ये पास आता जाता है तो इसकी पिच बढ़ती जाती है। यानी पिच जो है इस साउंड वेव्स की बढ़ती जाती है और अगर ये दूर जा रहे हैं तो पिच कम होती चली जाती है, फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाती है। यानी वेवलेंथ के कारण, वेवलेंथ एक तरह की आ रही है, उस कारण से ये इफेक्ट आता है। इस इफेक्ट का जो है स्टडी आपने किया है साउंड वेव के रेफरेंस में, और वो क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट द मोशन ऑफ द सोर्स, ऑब्जर्वर और मीडियम, तीन चीजें, सोर्स का मोशन का फर्क पड़ता है, ऑब्जर्वर के मोशन का फर्क पड़ता है और मीडियम अगर मोशन में है तो भी इस पिच का अंतर आता, पिच में अंतर आता है। ये हमने स्टडी किया। अब हम उसी चीज को लाइट वेव्स के रेफरेंस में बात करेंगे। डॉपलर इफेक्ट को हम लाइट वेव्स के रेफरेंस में देखेंगे और लाइट वेव्स के रेफरेंस में किस तरह से देखा जाएगा, हम दो तरह से इसका अध्ययन करते हैं। पहले मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। हालांकि ये सेकंड जो अभी फर्स्ट करूंगा वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होगा, पर फिर भी अध्ययन के दृष्टिकोण से ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं डॉपलर इफेक्ट को। और पहला पार्ट है नॉन रिलेटिविस्टिक, नॉन रिलेटिविस्टिक और सेकंड पार्ट है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। तो दोनों को हम एक साथ देखेंगे तो हमारा थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी। अब यहां तीन चीजें जो मैंने बताई थी, मोशन ऑफ द सोर्स, मीडियम और ऑब्जर्वर, तीन चीजों में से, क्योंकि लाइट वेव का प्रोपोगेशन हमने माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट के दौरान भी ये माना था कि लाइट वेव जो मीडियम है वो मीडियम, उस मीडियम में, मीडियम एक तरह से स्टेबल है जिसके थ्रू लाइट वेव मूव कर रही है। तो हम मीडियम के रेफरेंस में बात करें तो इस मीडियम के रेफरेंस में मैं बात करूं तो क्या है, देखिए ये मीडियम मैं लिख लेता हूं। जो कि स्टेबल है। अब एक सोर्स है जो लाइट इमिट कर रहा है, ये सोर्स लाइट इमिट कर रहा है, इसको मैं एस कह देता हूं, और दूसरा जो ऑब्जर्व कर रहा है वो भी इस मीडियम में ऑब्जर्वर है, उसको मैं एस डैश कह देता हूं। यानी ये तो इमिट करने वाला और ये ऑब्जर्व करने वाला। लाइट वेव इमिट कर रही है, यहां से ट्रांसमिट कर रही है, इमिट कर रही है इस मीडियम के थ्रू, ठीक है। अब ऐसा हो रहा है तो ये तो मैं इसको सोर्स और इसको ऑब्जर्वर का, अब सोर्स और ऑब्जर्वर कहने के बाद यहां दो वेव्स कंटिन्यूअस जो यहां से चलती है, उन वेव्स का पिच यहां क्या है और यहां क्या मेजर हो रहा है। अब यहां हम मान लेते हैं इस केस में, ये जो हम नॉन रिलेटिविस्टिक बात कर रहे हैं ना, इसमें ये मान लेते हैं कि ये जो सोर्स है वो u वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो ऑब्जर्वर है वो भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में। तो दोनों का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में, हम बाद में अलग अलग केसेस में अध्ययन करेंगे, देखेंगे
u का अगर जीरो हो जाए तो क्या होगा, v जीरो हो जाए तो क्या होगा, v अगर नेगेटिव हो तो क्या होगा, ये हम डिफरेंट केसेस में बाद में देखेंगे। पहले हम एक डेरिवेशन कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इमिटेड, जो यहां से जिस फ्रीक्वेंसी से इमिट हो रही है लाइट वेव, जिस फ्रीक्वेंसी से इमिट हो रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन, ये मान लें n, यानी एक सेकंड के अंदर n वेव्स यहां से चल रही है। तो एक वेव को एक वेव और दूसरे वेव के बीच का अंतर, एक वेव के लिए टाइम कितना हो जाएगा, टाइम फॉर वन वेव, टाइम फॉर वन वेव इज 1/n, एक वेव के लिए 1/n टाइम। सेकेंड वेव इज इमिटेड आफ्टर 1/n सेकेंड, यानी पहली वेव अगर 0 सेकेंड में इमिट हुई है तो दूसरी वाली टाइम फॉर वन वेव, एक वेव के लिए, यानी पहली 0 पे इमिट हुई है तो दूसरी वाली कितने समय बाद इमिट होगी, 1/n। अब इस यहां जो इमिशन का टाइम है वो 1/n है। अब यहां जो इमिशन ऑब्जर्व कर रहा है, जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी u है, v वेलोसिटी से मूव करने वाला जो ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर इस ड्यूरेशन को किस तरह से मेजर करता है, क्या वह भी मेजर जो कर रहा है वो 1/n ही है या 1/n से कुछ अधिक है, कुछ कम है, ये क्या होगा, या ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस का स्टडी हम यहां करने वाले हैं। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, लाइट इज इक्वल टू सी, मीडियम में चल रहा है उसकी सी वेलोसिटी है। अब जब सी वेलोसिटी है तो हम इसको 3-4 पॉइंट में, इस स्टडी को हम 3-4 बिंदुओं में डिवाइड कर रहे हैं। देखिए पहला क्या है कि वेयर इज द ट्रांसवर्स, यानी इस ट्रांसवर्स ए डिस्टेंस इक्वल टू c/n, यानी पहली जो वेव है c वेलोसिटी से मूव कर रही है, पहली जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, c/n, c तो वेलोसिटी है, इसको यूं कहें कि c इंटू 1/n, c इंटू 1/n, ये क्या है, वेव हैज ट्रेवर्स्ड ए डिस्टेंस इक्वल टू c/n, यानी वेलोसिटी इनटू टाइम, ये डिस्टेंस ट्रेवर्स डिस्टेंस ट्रेवर्स कितने, यानी 1/n सेकेंड में ये c वेलोसिटी से चल रही है तो पहली वेव इतने डिस्टेंस तय करती है। अब जब ये डिस्टेंस तय करती है ड्यूरिंग दिस, अब ये जो डिस्टेंस तय की, इस समय में ये जो सोर्स है ये भी u वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो सोर्स की कितनी डिस्टेंस ट्रेवर्स बाई वेव, ये तो वेव ने डिस्टेंस तय की, पर वेव के साथ साथ ये भी मूव कर रहे हैं, सोर्स भी मूव कर रहा है, तो सोर्स कितने u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसकी डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय सोर्स। अब सोर्स ने u वेलोसिटी से, तो टोटल इसका क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस, इन दोनों का पाथ डिफरेंस, यानी पहली तो 0 पे स्टार्ट हुई, दूसरी वेव 1/n सेकेंड पश्चात चली, तो ड्यूरिंग दैट टाइम, यानी 1/n सेकेंड में ये कितना चल गई, तो ये आ जाएगा एक्चुअल डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू मीडियम के रेस्पेक्ट में कितना चला, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवर्स will be equal to c/n minus u/n, that is c minus u upon n
and let us say this is lambda dash. ये लैम्डा डैश है c माइनस यू अपॉन n. ये तो क्या हुआ, डिस्टेंस चल गई, यानी मीडियम के रेस्पेक्ट में ये इतना, ये तो इसकी वेलोसिटी c वेव की वेलोसिटी या लाइट की वेलोसिटी के कारण जो डिस्टेंस ट्रेवर्स की 1/n सेकंड में, वो फिर इसके अपने मोशन के कारण इतना डिस्टेंस तय किया, और एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवर्स विद रेस्पेक्ट टू मीडियम के कह सकते हैं, विद रेस्पेक्ट टू मीडियम. अब इसी दौरान क्या हुआ, ये वाला ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है वो भी 1/n सेकंड में थोड़ा आगे चला जाएगा, तो डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय ऑब्जर्वर, कितना डिस्टेंस ट्रेवर्स कर जाएगा भाई, v बाई n, v बाई डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द ऑब्जर्वर. तो c इसकी c वेलोसिटी से ही चल रहा है, और ऑब्जर्वर को जब ऑब्जर्व होगी तो ये c माइनस v हो जाएगा, c माइनस v अपॉन लैम्डा डैश. इसको ऐसा कर लेते हैं फोर्थ वाला. बट सिंस द ऑब्जर्वर इज आल्सो मूविंग, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द लाइट एंड ऑब्जर्वर इज, रिलेटिव वेलोसिटी लिख देते हैं यहाँ. हाँ ठीक है. ऑब्जर्वर इज आल्सो मूविंग, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन लाइट एंड ऑब्जर्वर, वेलोसिटी बिटवीन लाइट एंड ऑब्जर्वर will be equal to c minus v. लाइट और ऑब्जर्वर के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी ये हो जाएगी. सेकेंड वेव रीचेज द ऑब्जर्वर आफ्टर टाइम, फिर सेकेंड वेव रीचेज द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर आफ्टर टाइम, क्या हो जाएगा, c माइनस v अपॉन लैम्डा डैश, सॉरी लैम्डा डैश अपॉन c माइनस v सेकेंड. यानी इस समय के बाद सेकेंड वेव जो रीच कर रही है ऑब्जर्वर के पास, फर्स्ट वेव चलेगी, सेकेंड वेव reaches the observer after time lambda dash upon c minus v. और lambda dash हमने कैलकुलेट कर रखा है, that is c minus u upon n. n क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन है. तो क्या हो जाएगा, if n dash is the frequency, नॉन रिलेटिविस्टिक का यहां लिख देता हूं, if n dash is the frequency observed by the observer, then n dash यहां लिख देता हूं, frequency observed by the observer will be equal to lambda dash is equal to c minus u upon c minus v upon into c minus u upon n. So c रिवर्स हो जाएगा ना, फ्रीक्वेंसी. So we are talking about frequency n dash, that is equal to reverse of this. Second wave reaches the observer after time, this time. तो इसका क्या हो जाएगा, दो फ्रीक्वेंसी के बीच के इंटरवल, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय दी ये है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, c माइनस v अपॉन lambda dash, and lambda dash is nothing but c minus u into n. So this is the relation. देखिए ये आ जाएगा रिलेशन कि फ्रीक्वेंसी
इसकी इमिशन की n है, टाइम फॉर वन वेव, एक वेव की टाइम कितने टाइम लगेगा, एक वेव के बाद दूसरे वेव को इमिट करने में टाइम लगेगा, वो 1/n होगा। अब 0 फॉर वन वेव, तो ऑब्जर्वर के लिए ये 1/n सेकेंड पश्चात ये बात आ जाएगी। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज c, तो हम c/n डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय वेव में कितना दूरी तय की, 1/n सेकेंड में, 1/n सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल ये आ जाएगा। अब क्योंकि सोर्स भी अपने आप में मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय द सोर्स इतना हो जाएगा, इतना आगे मूव कर जाएगा, तो एक्चुअल डिस्टेंस यानी सोर्स और इसने जो डिस्टेंस तय की उसमें सोर्स की वैल्यू कम कर देंगे, तो ये एक्चुअल में देखिए अगर मैं ये कहूं कि यहां से यहां तक c/n है, तो ये यहां से यहां तक सोर्स भी पहुंच गया थोड़ा आगे, तो ये डिफरेंस रह गया। तो यही डिफरेंस है डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द वेव विल बी इक्वल टू with respect to medium is c/n minus u/n, and this is nothing but c minus u upon n and say lambda dash क्या frequency, lambda dash 1/n, c minus u upon n is lambda dash। अब रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी बिटवीन लाइट एंड, उस समय में क्या हुआ कि जब ये सारी प्रक्रिया यहां चल रही थी, तो उस समय ये सोर्स भी आगे चला गया, सोर्स यानी ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर यहां बैठा है वो थोड़ा आगे चला गया, तो ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व करने में थोड़ा और टाइम, ये वेव जो यहां पहुंचेगी उसमें टाइम और लग जाएगा, तो सेकंड वेव रीचेज द ऑब्जर्वर आफ्टर टाइम लैम्डा डैश अपॉन c माइनस v सेकंड। यानी पहली एक वेव यहां ऑब्जर्व की, उसके बाद ये अपनी गति से यहां आगे बढ़ गया, यानी ये गति दूरी चला गया v c माइनस रिलेटिव वेलोसिटी c माइनस v है ना, तो सेकंड वेव इस ऑब्जर्वर के पास सेकंड वेव कब पहुंचेगी, इन आफ्टर टाइम, इतने टाइम के बाद पहुंचेगी, लैम्डा डैश अपॉन c माइनस v। तो फ्रीक्वेंसी अगर 1/n है, तो फ्रीक्वेंसी के टाइम फॉर वन वेव इज इक्वल टू 1/n है, तो जब यहां रखेंगे n डैश, यानी सेकंड ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी, सेकंड ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी, और यहां जो इमिट हो रही है वो फ्रीक्वेंसी n है, और सेकंड ऑब्जर्वर n डैश ऑब्जर्व कर रहा है। तो n डैश और n में क्या रिलेशन है, c माइनस v अपॉन c माइनस u। अब थोड़ा सा एनालाइज करें इसको, क्या हो रहा है देखिए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0 का मतलब ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा है। जब ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा है तो क्या होगा, n डैश, उस केस में n डैश इज इक्वल टू c अपॉन c माइनस u इंटू n। क्या हो जाएगा, जब ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, यानी ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, यानी n डैश, उस केस में n डैश क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व कर रहा है उस केस में क्या हो जाएगा, n डैश इज ग्रेटर देन n हो जाएगा। यानी अगर v यानी ऑब्जर्वर v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, उस केस में n डैश इज ग्रेटर, यानी बहुत जल्दी इसको ऑब्जर्व होगी, ये फ्रीक्वेंसी यहां से कम होगी और यहां ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अगर v नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाए, यानी ये इधर की जगह ये इधर चले जाए, इस डायरेक्शन में चला जाए अगर ऑब्जर्वर, तो उसको और तेजी से साउंड वेव जो है और तेजी से आती हुई नजर आएगी, उस केस में c प्लस v, तब भी ये फिनोमिना होगा कि n डैश फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अगर u इज इक्वल टू 0 कर दें, u इज इक्वल टू 0 कर दें, तो उस केस में क्या हो जाएगा, n डैश c माइनस v अपॉन c इंटू n। उस केस में क्या हो जाएगा, जब u इसकी वेलोसिटी 0 कर दे और ये मूव करता रहे, ये मूव इधर करता रहे, तो इसको फ्रीक्वेंसी कम नजर आएगी। उस केस में n डैश क्या होगा, n डैश इज लेस देन कम फ्रीक्वेंसी, यानी यहां से यहां तक पहुंचने में ये तो स्टेबल है मीडियम के रेस्पेक्ट में, और ये मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इसको फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करने में
यहां से यहां तक पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा, यानी फ्रीक्वेंसी इसकी एन डैश जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी। और अगर u तो 0 कर दिया, v इधर की जगह इधर चले तो क्या होगा, c प्लस v आ जाएगा और ज्यादा आ जाएगा c प्लस v। तो यानी फ्रीक्वेंसी उस केस में c प्लस v अपॉन c इंटू एन इज इक्वल टू एन डैश, और उस केस में क्या हो जाएगा, एन डैश इज ग्रेटर देन एन हो जाएगा। यानी जो फ्रीक्वेंसी इमिशन है उसकी रेट बढ़ जाएगी यहां ऑब्जर्व करने पर, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा। तो ये है नॉन रिलेटिविस्टिक फिनोमिना सारा का सारा। अब हम रिलेटिविस्टिक फिनोमिना की बात कर लेते हैं। ये ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इससे हमें थोड़ी सी हेल्प मिलती है। मैं इसको नॉन रिलेटिविस्टिक को रिलेटिविस्टिक में बदल दूंगा। अभी एक बार ये लिख दूं, नॉन रिलेटिविस्टिक में हमारे पास एन डैश इज इक्वल टू क्या आया, c माइनस v अपॉन c माइनस u इंटू एन डैश। ये रिजल्ट आया नॉन रिलेटिविस्टिक केस। अब रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में क्या करेंगे हम, वही केवल करना इतना ही है कि लॉरेंजियन ट्रांसफॉर्मेशन हम काम में लेंगे। लॉरेंजियन ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से काम में लेंगे, देखिए एक फ्रेम जिसको मैं एस कह देता हूं, फ्रेम एस, जनरली हम ऐसा ही करते हैं पर मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं उसको। एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है और ये जेड एक्सिस है, यानी फ्रेम का मोशन बनाया। ये ऑब्जर्व, ये तो सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर का मोशन एक्स एक्सिस की तरफ ही है, एक्स डैश कह दिया, इसको मैंने वाई डैश कह दिया और इसको मैंने जेड डैश कह दिया, और ये एस डैश फ्रेम। ये इमिटर है, दिस इज इमिटर, और चलिए इमिटर यानी यहां से वेव, लाइट वेव यहां से इमिट हो, और ये ऑब्जर्वर है। अब हमने जो इनर्शियल फ्रेम्स पढ़ी थी रिलेटिविस्टिक में, इनर्शियल फ्रेम्स जो लॉरेंजियन ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी हो, तो वो क्या होता है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इधर, ये ऑब्जर्वर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये भी एक तरह से स्टेबल हमने माना था फ्रेम के रेफरेंस में। तो s से एक इमिट हो रही है लाइट वेव, v वेलोसिटी से ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो ये x इज इक्वल टू 0 पर यहां से फर्स्ट वेव देखिए यहां से जब इमिट हुई उस समय x क्या है 0, t क्या है 0। ऑब्जर्वर जब ऑब्जर्व कर रहा है उस समय x डैश इज इक्वल टू 0, यही ऑब्जर्व कर रहा है, यानी इसके सेंटर, इस फ्रेम के ओरिजिन पे, तो x डैश क्या है उस जगह, x डैश इज इक्वल टू 0 एंड t डैश इज इक्वल टू 0। जब फर्स्ट वेव जब इमिट कर रहे हैं तब ये पोजीशन है t डैश इज इक्वल टू 0, या यूं कहते हैं जो भी t1 कहते हैं या t डैश कहते हैं, यानी ये जब ऑब्जर्व कर रहा है तो इसी समय ऑब्जर्व कर रहा है। अब इसके बाद में t सेकेंड वेव जो इमिट कर रहा है वो इसी जगह से इमिट कर रहा है, यानी इस जगह x इज इक्वल टू 0, और माना कि t1 t इज इक्वल टू t1 टाइम पे, यानी आफ्टर टाइम t1 ये सेकंड वेव को इमिट कर रहा है। तो यहां क्या होगा, यहां सेकंड वेव को इमिट जब कर रहा है, फर्स्ट सिग्नल तो x0 t0 पर, और फर्स्ट तो x0 और t0 पर, x डैश इज इक्वल टू 0, t डैश इज इक्वल टू 0। जब ये पहली वेव को ऑब्जर्व कर रहा है तब तो ठीक है, सेकंड वेव को जब ऑब्जर्व कर रहा है उस समय x डैश
लॉरेंजियन ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर हम बात करें तो x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये लॉरेंजियन ट्रांसफॉर्मेशन था। x डैश इज इक्वल टू दिस मच, y डैश इज इक्वल टू y एंड z डैश इज इक्वल टू z एंड t डैश इज इक्वल टू t डैश इज इक्वल टू t डैश लिखें इसको तो ठीक रहेगा। ये t डैश फर्स्ट वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए t डैश रिलेशन जो होता है t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये लॉरेंजियन ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लिख दी है। अब लॉरेंजियन ट्रांसफॉर्मेशन के इस आधार पर मैं देखूं तो यहां जब सेकंड ऑब्जर्वर जब ऑब्जर्व करेगा उस समय क्या होगा, x डैश विल बी इक्वल टू x क्या होगा उस केस में, x तो 0 ही है, सेकंड वेव के लिए x तो 0 ही है, तो x डैश क्या हो जाएगा, x डैश विल बी इक्वल टू माइनस वी टी t1 हो जाएगा। vt क्योंकि ये सेकंड वेव तो t1 टाइम पे बात हो रही ना, तो vt1 हो जाएगा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। y डैश y रहेगा, z डैश z रहेगा, और t डैश की बात कर लें तो t डैश क्या हो जाएगा, ये t1 हो जाएगा। x तो 0 है इसलिए वो फैक्टर 0 हो जाएगा और ये रहेगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी t डैश ये हो। अब इस सिचुएशन के आधार पर हम देखें तो सेकंड वेव जो आ रही है, फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के अंदर जो फ्रीक्वेंसी पाथ डिफरेंस है तो क्या होगा, अब देखिए सेकंड वेव will be received by the will be received by the receiver और ऑब्जर्वर। रिसीवर ये रिसीव या ऑब्जर्व जो कर रहा है by the receiver when the signal reaches at x dash is equal to 0। सिग्नल जब x dash is equal to 0 हो जाए तो यानी ये ऑब्जर्वर जहां कहीं भी होगा ओरिजिन तो वही रहेगा, तो x dash is equal to 0 पर वो सेकंड वेव will be received by the receiver when the signal reaches at x dash is equal to 0। यानी x dash is equal to 0 पर वो ऑब्जर्वर है और वो ऑब्जर्व कर रहा है, दैट इज आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस। तो ये उस समय में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव कितना होगा डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, टाइम इंटू वेलोसिटी। तो टाइम कितना है, ये टाइम इंटू वेलोसिटी क्या है भाई, vt1 इतने तो डिस्टेंस इतनी ट्रेवल कर जाएगी, यानी vt अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव विल बी इक्वल टू इतनी डिस्टेंस, यानी x डैश यहां है ना, तो x डैश इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, तो दिस इज इक्वल टू vt1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। पॉजिटिव लेंगे क्योंकि डिस्टेंस तो ट्रेवल हो ही रही है। मैं इधर लिख देता हूँ x डैश और t डैश, इसकी जरूरत पड़ेगी। x डैश इज इक्वल टू माइनस vt1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड t डैश इज इक्वल टू t1 माइनस vx अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इज इक्वल टू vt1 अपॉन 1 माइनस
v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। और वेलोसिटी क्या है वेव की? वेव तो c वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो देख क्या होगा, c is the velocity of light, second signal reaches at velocity of light is equal to c। तो डिस्टेंस और वेलोसिटी, तो टाइम कितना लगेगा? सेकंड सिग्नल रीचेज एट एक्स डैश इन टाइम, तो टाइम सेकंड सिग्नल जो है सिग्नल टेक्स द टाइम टू रीच एट एक्स डैश। एक्स डैश पर पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो टाइम क्या होगा? वेलोसिटी चाल इज इक्वल टू दूरी बटे हुए समय का फॉर्मूला हमें ध्यान है ना, तो समय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्नल टेक्स द टाइम टू रीच डिस्टेंस रीच एट एक्स डैश इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस बाय वेलोसिटी क्या होगा? अगर इसको सिग्नल टेक्स द टाइम टू रीच एट एक्स डैश विल बी डेल्टा टी डैश कहूं मैं, तो डेल्टा टी डैश विल बी इक्वल टू क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू चाल इज इक्वल टू दूरी बटे हुए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन वी। डी क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस कितनी है? इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, vt1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और डेल्टा टी डैश और अपॉन क्या आएगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है लाइट की? 1 by c। सो दिस आई कैन राइट v by c into t1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यानी सेकंड सिग्नल यहां तक पहुंचने में जो टाइम लेगा वो टाइम कितना होगा? डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू v by c into t1 upon under root 1 minus v square upon c square. So delta t dash, thus the total time of reception of signals. तो अब मैं यहां से इसको बता देता हूं। टोटल टाइम taken by two signals to reach at x dash is equal to 0। यानी जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जो सिग्नल्स एट x dash is equal to 0, यानी x dash ये जो ऑब्जर्वर यहाँ है, दोनों सिग्नल्स के जो टाइम ऑब्जर्व कर रहा है, टोटल टाइम क्या हो जाएगा? दैट टोटल टाइम अगर मैं इसको t1 डैश कहूं तो दैट इज इक्वल टू t डैश प्लस डेल्टा t डैश, एंड t डैश इज नथिंग बट t1। अगर x इज इक्वल टू 0 से हुआ ना, तो ये आ गया t डैश इज नथिंग बट t1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर plus delta t dash is equal to v by c into t1 upon under root 1 minus v square over c square. Now this I can write 1 plus v by c into t1 upon under root 1 minus v square over c square, and this can be factored, thus v by c into t1 upon under root 1 plus v by c into 1 minus v by c, and this factor cancels out, and final result will be under root 1 plus v by c, 1 plus v by c upon 1 minus v by c
इंटू t1, ये टाइम का आ गया, यानी यहां से t1 टाइम फर्स्ट वेव जो निकलती है वो t0 पे निकलती है, और सेकंड यानी इंटरवल ऑफ वेव प्रोपोगेटिंग, यहां से एक वेव और दूसरी वेव को प्रोपोगेट करने में जो इंटरवल है वो t1 है। अब ये जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है वो टाइम है t1 डैश, यानी दोनों के बीच में रिलेशन, ये t और t1 डैश के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन है दोनों के बीच में। सो आई कैन राइट हियर t1 डैश इज इक्वल टू √1 प्लस v बाई c अपॉन √1 माइनस v बाई c इंटू t1। दिस इज द रिलेशन। नाउ व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी t1 और फ्रीक्वेंसी, अगर यहां से जो फ्रीक्वेंसी अगर यहां से जो इमिट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर n है तो t1 सेकंड का क्या हो जाएगा, n की जगह क्या हो जाएगा 1/n आ जाएगा। t1 डैश इज इक्वल टू 1/n डैश, यानी यहां जो फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है वो n है और यहां जो ऑब्जर्व कर रहा है वो n डैश है, तो t1 टाइम is reciprocal, t1 is reciprocal to 1/n dash, यानी n dash फ्रीक्वेंसी है तो एक सेकंड में कितनी होगी, तो t1 सेकंड में कितनी होगी। इस तरह से इन आपस में रिलेशन ये है t1 dash is equal to 1/n dash, और this is equal to √1 plus v by c upon 1 minus v by c into t1, जो फ्रीक्वेंसी यहां से एमिशन की फ्रीक्वेंसी n है और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी n डैश है, तो ये रिलेशन आएगा t1 डैश की जगह 1/n डैश और t1 की जगह 1/n। सो n डैश इज इक्वल टू n डैश इज इक्वल टू 1 माइनस v बाई c अपॉन 1 प्लस v बाई c इंटू n। This is the relation, frequency, relativistic relation between for two frequencies emitted and observed। वहां देखिए c माइनस वी अपॉन c माइनस u, और यहाँ v माइनस c अगर मैं c यहाँ से कॉमन ले लूं तो ये अंडर रूट में आ रहा है। ये जो डिफरेंस आ रहा है नॉन रिलेटिविस्टिक और रिलेटिविस्टिक का डिफरेंस जो आ रहा है अंडर रूट स्क्वायर रूट वाला आ रहा है, और यहां केवल एक ये जो ऑब्जर्वर है यही मूव कर रहा है इसके रेफरेंस में ये मूव कर रहा है। दोनों इनर्शियल फ्रेम है, दोनों मूव कर रही है, पर इसके रेफरेंस में हम सारी बात कर रहे हैं। वहां दोनों अलग अलग मूव कर, क्योंकि मीडियम के रेफरेंस में बात कर रहे थे तो मीडियम के रेफरेंस में बात थी, वो दोनों मूव कर रहे थे। यहाँ इसके रेफरेंस में ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हमारे पास ये ऑब्जर्व रिलेशन आ रहा है फ्रीक्वेंसीज के लिए। वही सारी चीज है, अगर v 0 हो जाए यानी ये भी स्थिर हो जाए तो v 0 हो जाए तो क्या होगा, ये फैक्टर 1 n डैश इज इक्वल टू n। इफ v इज इक्वल टू 0 देन जितनी इमिशन की फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की होगी, यानी n डैश इज इक्वल टू n। अगर v इज इक्वल टू 0, अगर ये इधर मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी v अगर पॉजिटिव है यानी ये जो ऑब्जर्वर है इस डायरेक्शन में आगे मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो क्या हो जाएगी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी जो इमिशन वाली फ्रीक्वेंसी है। अगर ये ऑब्जर्वर इधर मूव कर रहा हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ये इसके एनालिटिक पार्ट है। तो मैंने डॉपलर्स इफेक्ट के दोनों पार्ट बताए, नॉन रिलेटिविस्टिक और रिलेटिविस्टिक विद रेफरेंस टू द लाइट वेव। आगे और देखेंगे। थैंक यू टुडे।